कल मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे और कल का योग, जैसे मैंने कहा कि ऐसा योग बहुत सालों के बाद आया। तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और मोदी जी की सभा भी थी। तो इतना बुरा योग बहुत सालों के बाद शायद देश ने अनुभव किया है। और कल जो उन्होंने भाषण किया वो प्रधानमंत्री का नहीं था, भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी का था। नमस्कार, स्वागत है आपका अजित अंजुम जी के YouTube चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। सर्वप्रथम हमारे सभी दर्शकों को विक्रम संवत 2081 के अवसर पर शुभेच्छा। नया वर्ष शुरू हो रहा है। नया वर्ष अपने लिए, आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य लेके आए, समृद्धि लेके आए, इसी कामना के साथ चुनाव प्रचार पीक पे है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीट देता है, 48 सीटें। वहां घमासान मचा है। पिछली बार भाजपा के पास 40 से ज्यादा सीटें उनके पास थी। भाजपा और सेना साथ लड़ी। इस बार महाराष्ट्र की कृष्णा कावेरी में बहुत पानी बह चुका है। महाविकास आघाड़ी का जन्म हुआ, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनी। 2.5 साल सरकार चलने के बाद शिवसेना तो टूटी, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस टूटी और फिर एनडीए की सरकार बनी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। कुल मिलाकर भाजपा किसी भी हालत में अन्य राज्यों जैसी स्थिति महाराष्ट्र में करना चाहती है, जहां वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का रण बनाने की प्रक्रिया में थी। वहां दो क्षेत्रीय दल है, एक शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार की थी। दोनों को समाप्त करने के इस प्रयास में बीजेपी ने अपने हाथ जला लिए। विधायक तो साथ में आ गए, लेकिन कार्यकर्ता और मतदाता शायद अभी भी उद्धव के साथ और शरद के साथ है। यही कारण है कि जब सीटों का बंटवारा हुआ तो उस सीटों के बंटवारे से ये दिखता है कि कौन कितना पानी में है। यदि मैं उस बात को मानूं कि चुनाव आयोग ने अजित पवार के राष्ट्रवादी को ओरिजिनल राष्ट्रवादी बताया और शरद पवार को नया सिंबल लेने के लिए कहा, और उद्धव ठाकरे के केस में एकनाथ शिंदे को ओरिजिनल शिवसेना कहते हुए दूसरा सिंबल उद्धव को लेने को कहा, तो ओरिजिनल शिवसेना जो पिछली बार 23 सीटों पर लड़ी थी, इस बार बड़े मुश्किल से 10 सीटें जुगाड़ कर पाई है। पिछली बार करीब करीब 22 सीटों पर लड़ने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस इस बार 4 सीटें भी बड़ी मुश्किल से लड़ पा रही है। दूसरी ओर जहां कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक हुए हैं, वहां पिछली बार कांग्रेस 26 सीटें लड़ी थी और 1 जीती थी। पिछली बार शिवसेना 23 सीटें लड़ी थी और 18 जीती थी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस 22 लड़ी थी और 4 जीती थी। उस जीत के अनुपात में इस बार इंडिया गठबंधन ने अपना जो सीट शेयरिंग किया, उसमें शिवसेना क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें दी थी, इसलिए उनको 21 सीटें मिली। शिवसेना ने पिछली बार 23 पे लड़ी थी, इस बार 21, यानी पूरी पार्टी के विधायक और बहुत सारे सांसद जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे ने अपना वजूद ये बनाया कि पिछली बार 23 लड़ी तो इस बार 21 लड़ने की स्थिति में वो है। राष्ट्रवादी कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी। पिछली बार सीट जीतने में 4 सीटें जीती थी उसने, लेकिन वो जानते हैं कि अपना प्रभाव कहाँ है, तो राष्ट्रवादी ने यानी शरद पवार ने कुल मिलाकर 10 सीटों पे लड़ना तय किया, और कांग्रेस जो 26 पे लड़के 1 सीट पे आई थी, कई सीटों पे नंबर 2 पोजीशन पे रहने की वजह से उन्हें 17 सीटें मिली। यानी कांग्रेस 17, शिवसेना 21 और एनसीपी 10। यदि जिस अनुपात में शिवसेना और एनसीपी को, मतलब शरद पवार और उद्धव को इंडिया गठबंधन में सीटें मिली, और जिस अनुपात में शिवसेना को और एनसीपी को यानी अजित पवार को और एकनाथ शिंदे को एनडीए गठबंधन में सीटें मिली, उससे तो यह तय है कहां उद्धव की 21 और कहां शिंदे की 10, कहां एनसीपी की 10 और कहां मतलब शरद पवार की 10 और कहां
अजित पवार की 4 सीटें, 4 में से सिर्फ 3 पे उम्मीदवार, अब 1 पे उम्मीदवार भी नहीं। बीजेपी करीब-करीब 34 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। पिछली बार वो अ, मुझे लगता है 25 या सीटों पे चुनाव लड़ी थी। इस बार 32 सीटों पे, क्योंकि वो जानती है कि जो लोग उनके साथ आए, उनका अभी जनमानस में वो प्रभाव नहीं जो वो सोच रहे थे। यदि हम पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर लें, तो ये बात तो तय है कि महाविकास आघाड़ी जिस हिसाब से सीट शेयरिंग हुआ, उसमें अभी तो चुनाव में एज महाविकास आघाड़ी का दिखता है। बीजेपी 32 सीटें इसलिए लड़ रही है क्योंकि उसको उसके साथीदारों पे विश्वास नहीं। अब शिवसेना को जो 21 सीटें शिवसेना लड़ रही है, उसमें 17 सीटें तो उसकी वो है, जो पिछली बार उन्होंने जीती थी। भले ही सांसद उनके साथ नहीं, लेकिन उस 17 सीटें मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जीती हुई 18 सीटों में से एक जो रामटेक सीट थी, वो उन्होंने कांग्रेस को दे दी। दूसरी ओर कुछ सीटें उन्होंने हासिल भी की है। कांग्रेस एक ही सीट जीती थी चंद्रपुर, वो तो उनके पास है। बाकी जगह पे, कई जगह पे कांग्रेस नंबर 2 पोजीशन पे थी, वो सीटें उन्होंने ली। एनसीपी में ने भी कुछ सीटें अदला-बदली की है। एनसीपी ने जो 4 सीटें जीती थी, उसमें से 3 सीटें तो उन्होंने बरकरार रखी और 1 सीट जो रायगढ़ की थी, जो सुनील तटकरे लड़े थे और बाद में वो अजित पवार के साथ चले गए, वो उन्होंने शिवसेना को दी थी क्योंकि शिवसेना वहाँ नंबर 2 पोजीशन पे थी। यदि 48 सीटों का आकलन मैं करूँ, तो जलगाँव की सीट जो बीजेपी ने जीती थी और जहाँ एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस नंबर 2 पोजीशन पे थी, वो सीट राष्ट्रवादी ने त्याग करते हुए शिवसेना को दे दी। रावेर में जहाँ बीजेपी जीती थी और कांग्रेस नंबर 2 पोजीशन पे थी, कांग्रेस ने वो सीट एनसीपी को दे दी, बड़ा दिल दिखाते हुए। दूसरी तरफ अमरावती, जहाँ इंडिपेंडेंट को बैकिंग दिया था एनसीपी ने, एनसीपी के कोटे की सीट थी, नवनीत राणा को उन्होंने सपोर्ट किया था, वहां पे शिवसेना नंबर 2 पोजीशन पे थी। इस बार एनसीपी ने वो सीट कांग्रेस को दी। दूसरी ओर वर्धा, जहां बीजेपी चुनाव जीती लेकिन नंबर 2 पे कांग्रेस थी, उन्होंने वो सीट अब शरद पवार को दी। ऐसा ही भिवंडी में हुआ। भिवंडी जहां कांग्रेस नंबर 2 पोजीशन पे थी, बीजेपी चुनाव जीती थी, क्लेम कांग्रेस का बनता था, लेकिन उन्होंने ये सीट एनसीपी के लिए छोड़ी। वैसे ही मुंबई नॉर्थ ईस्ट में जो बीजेपी जीती थी और नंबर 2 पे एनसीपी थी, वो सीट एनसीपी ने शिवसेना को दे दी। वैसे ही रायगढ़, जो मैंने कहा एनसीपी जीती थी, लेकिन वो सीट उन्होंने शिवसेना को दे दी। सांगली, जहां बीजेपी जीती थी और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन वहां नंबर 2 पोजीशन पे थी, वहां घमासान मचा हुआ था। वहां शरद पवार गुट, कांग्रेस और शिवसेना तीनों लड़ने पे आमादा थे और लग रहा था कि सांगली की वजह से कहीं झगड़े न बढ़ जाएं। लेकिन सभी ने बड़ा दिल दिखाते हुए दुखा किसी का दिल बगैर दुखाए बड़ा दिल दिखाते हुए ये सीट शिवसेना को दे दी। वैसे ही कोल्हापुर की सीट जो शिवसेना ने जीती थी और राष्ट्रवादी नंबर 2 पोजीशन पे थी, वहां राष्ट्रवादी या शिवसेना किसी का भी क्लेम बनता था, लेकिन दोनों ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए और कांग्रेस के लिए जगह खाली कर दी। यदि एकनाथ शिंदे की बात करूं, तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे की स्ट्रेट फाइट, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जो सीटें मिली है, शिर्डी, हिंगोली, मालव, कोल्हापुर, बुल्ढाना, मुंबई साउथ सेंट्रल, रामटेक, हातकंगले, यवतमाळ और कल्याण। कल्याण में उनका बेटा स्वयं लड़ रहा है। यवतमाळ में भावना गवळी की जगह उन्होंने शिफ्ट चेंज की है। भावना गवळी ईडी की उम्मीदवार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से राखी बंधवाई थी, बहुत प्रयास किया था। लगातार वो बीजेपी के नेताओं के चक्कर काट रही थी कि सीट बरकरार रखे, लेकिन वो सीट शहीद हो गई। हिंगोली में कंट्रोवर्सी के बाद उसी पाटिल को शिरडी में उन्होंने अपना आदमी रिपीट किया। बुल्ढाना, मुंबई में मात्र, क्योंकि शिवसेना, ये मुंबई और शिवसेना ये समीकरण माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए ओरिजिनल शिवसेना को मुंबई में ये हालत हो गई कि उन्हें मात्र 1 सीट मिली, मुंबई साउथ सेंट्रल की। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने मुंबई के करीब-करीब मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद
मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई साउथ, ये तमाम सीटें अपने पास रखी। ठाणे की भी सीट अब शिवसेना के पास ही है। कुल मिलाकर ये बात तो अब सीट शेयरिंग से भी क्लियर हो गई कि किसी भी हालत में चाहे बीजेपी कोई क्लेम करे, 400 पार करे, लेकिन सबसे बड़ा गड्ढा तो उन्हें महाराष्ट्र में मिलेगा। जो सीटें जीती हुई सीटें शिवसेना की, जो सांसद उनके पास थे, उन सांसदों को भी वो टिकट नहीं दे पाए एक नाथ शिंदे। और इन 18 सांसदों में से 13 सांसद उनके पास थे, लेकिन वो 10 ही सीटों पे चुनाव लड़ पा रहे हैं। 3 सांसदों का उन्होंने शहादत देनी पड़ी, बीजेपी को सरेंडर करना पड़ा। ये एक वजूद दिखता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सिर्फ विधायक उनके साथ है, जनमानस या कार्यकर्ता उनके साथ नहीं। रही बात प्रचार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में थे, खासकर विदर्भ में चंद्रपुर में गए। चंद्रपुर ऐसी एक सीट, कांग्रेस की अकेली सीट, जहां बालू धानोरकर चुनाव लड़े थे। दुर्भाग्यवश उनका मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी वहां से कांग्रेस की उम्मीदवार है। वो वहां की एक विधायक भी रहे, वर्तमान में विधायक भी है। उनके सामने बीजेपी ने एक हेवीवेट उतारा, सुधीर मुनगंटीवार। सुधीर मुनगंटीवार एक राइट हैंड माने जाते हैं नितिन गडकरी के। वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, बड़े-बड़े मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। लेकिन नई रिजिम में उन्हें टूरिज्म जैसा एक मंत्रालय देके वैसा ही वो अपमानित कर रहे थे। और इस बार उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ा के ये बात सुनिश्चित करेगी कि उनको महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर निकालेंगे, क्योंकि विदर्भ में एक बड़ा नाम होने की वजह से कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस असहज होते थे। वही सुधीर मुनगंटीवार यदि सांसद बनते हैं तो दिल्ली में एक कोने में पड़े रहेंगे। लेकिन उनके लिए चुनाव बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बालू धानोरकर की मृत्यु के बाद जो सिंपैथी मिल रही है, उसको चलते लगता है कि कहीं उनको सीट हारना ना पड़े। इसी बात को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री स्वयं चंद्रपुर उतरे। और चंद्रपुर उतरने के बाद उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने पहली बार शायद भ्रष्टाचार का नाम लेने से परहेज किया, क्योंकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के और एनसीपी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, ये लगातार सत्ता में रही। इनके सबसे भ्रष्ट नेता वर्तमान में बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। इसलिए भ्रष्टाचार पे बात करने का नैतिक अधिकार तो उन्होंने खो दिया। लेकिन वो लगातार कांग्रेस पे प्रहार करते रहे। वो कहते थे कि कांग्रेस हमेशा अस्थिरता लाती है, कांग्रेस देश तोड़ रही है, वो दक्षिण भारत को भारत से अलग करना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को नकली शिवसेना कहा और कहा ये नकली शिवसेना सनातनी धर्म के खिलाफ बात करने वाले डीएमके को बुला के मुंबई में रैली करता है। ये धर्म विरोधी है, क्योंकि बगैर धर्म का नाम लिए बीजेपी का कैंपेन पूरा नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप सनातनी धर्म के नाम पर डीएमके को अलग करते हैं, तो फिर बाबा साहेब आंबेडकर को पूजने का अधिकार भी खो देते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर के विचार वही थे जो डीएमके के और या परियार के विचार। कुल मिलाकर एक कन्फ्यूजन की स्थिति इतनी बड़ी है कि भाजपा, खासकर नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो उन्हें यही नहीं समझ में आता कि वो किस बात पे बोले। कभी कहते हैं कि विपक्ष मुझे डरा रहा है। जब एक बात कहते तो लोग हंसते हैं कि क्या विपक्ष की इतनी औकात है कि वो डरा रहा है। वो अस्थिरता की बात करते हैं कि जबकि 2014 से लेकर 2024 तक करीब-करीब 12 सरकारें इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी के प्रकोप से अस्थिर होकर गिराई गई और फिर बीजेपी सत्ता में आई। ये पूरा देश जानता है। लेकिन इस भाषण को और प्रधानमंत्री के खासकर एक अमावस्या के दिन आने को, जिस दिन सूर्य ग्रहण है, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, ये आपने देख लिया। कुल मिलाकर यदि बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो कहीं न कहीं बीजेपी के नेता ये जान गए हैं कि महाराष्ट्र का रण बहुत भारी है। महाराष्ट्र वाले मराठा सैन्य दूर उत्तर पे आके जब पानीपत में लड़ता है, तो पानीपत की वो पराजय देश का इतिहास बदल देती है। लेकिन मराठे गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाने जाते थे। जब भी वो ओपन फील्ड में
लड़ाई की, उनके लिए मुश्किलें हुई। लेकिन इस बार रण जो है वो महाराष्ट्र में है। वही गुरिल्ला वारफेयर से यदि मराठा लड़ता है, तो फिर ये पानीपत किसका होगा, ये आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में इस बार हिंदुत्व की नहीं, मराठी अस्मिता की लड़ाई है। मराठी वर्सेस गुजराती, ये लड़ाई काफ़ी जोर पकड़ रही है। जिस हिसाब से महाराष्ट्र से बड़े-बड़े उद्योग गुजरात लेके जाए गए, जिस हिसाब से आर्थिक राजधानी का स्टेटस जो मुंबई का है, उसको हटाकर धीरे-धीरे गुजरात में गिफ्ट सिटी या आर्थिक राजधानी होने जा रही है। जिस हिसाब से बड़े-बड़े ऑफिसेज़ शिफ्ट हो रहे हैं गुजरात से, इसलिए कहीं न कहीं मराठा आत्मसम्मान या मराठा स्वाभिमान जाग उठा है। मराठा आंदोलन, किसानों की आत्महत्या, बेरोज़गारी, इन तमाम चीज़ों के आगे ये जो पार्टियों में तोड़-तोड़ के सरकारें बनाई, उसका भी एक गद्दारी वाला टैग इस सरकार पे है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और जिस हिसाब से सीट बँटवारा हुआ जो मैंने आपके सामने रखा, उससे एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र में स्थिति बहुत विकट है। योगी जी भी जाके आए और योगी जी भी वहाँ पे वर्धा, रामटेक और भंडारा, इन 3 जगहों पे उन्होंने भाषण दिया और योगी जी बार-बार कहने के लिए वही कहते थे कि आपके यहाँ 2 साधु की हत्या हुई और सरकार देखती रही। मेरे यहाँ साधु की हत्या होती है, तो उल्टा टाँग दिया जाता है। लेकिन जब योगी जी ये भाषण दे रहे थे, तभी बनारस में एक दरोगा बीजेपी की या विश्व हिंदू परिषद जो भी हिंदू संगठन के कुछ मवालियों से पीटा जा रहा था। जहाँ पुलिस जो जनता की संरक्षण करती है, यदि वही मवालियों से पीटी जा रही हो और उनके मुख्यमंत्री अपने यहाँ की कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहा हो, इससे ज़्यादा हास्यास्पद नहीं होता। हनुमानगढ़ी के अंदर जब साधु की तरह दबा के हत्या होती है, ये 1 महीने की पहले बात है। किसको टाँगा उसके बाद योगी जी ने, ये किसी को पता नहीं। कुल मिलाकर कम्युनिकेशन की इस दुनिया समय में जहाँ डिजिटल ने सब चीज़ें इतनी ईज़ी कर दी है, कि जो चीज़ कहीं होती उस घटना का दृश्यांत, यानी पूरा दृश्य और सारा ऑडियो, वीडियो जो भी है, आपके सामने कुछ चंद सेकंड में आ जाता है। ऐसे में जब कोई बड़ी-बड़ी बातें करता है, तो लोग उस पे हँसते हैं। यही हँसाई अभी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की महाराष्ट्र में होती है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।